देखिए, बिल्कुल लेता है और पाकिस्तान इस वक़्त मुझे जो लगता है पाकिस्तान इस वक़्त ज़रा भी मूड में नहीं है कि भारत के साथ किसी किस्म का क्लैश हो। इसलिए कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है वहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम पहले ही फ़ेस कर रहे हैं और आज भी आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने कहा है कि हम जी टेररिज़्म के खिलाफ़ लड़ते रहेंगे और इसको ख़त्म करके दम लेंगे और इस किस्म की बातें की जा रही है तो हरगिज़ उनका इशारा इंडिया की तरफ नहीं है, उनका इशारा अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ है। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आरज़ू काज़मी जी। बहुत दिन बाद आई हैं, पता नहीं बिज़ी रहती हैं, क्या करती हैं? मैंने पूछा कभी नहीं, लेकिन बिज़ी रहती हैं थोड़ी शायद। आरज़ू जी अभी चंद्रयान पे प्रोग्राम में शरीक हुई थीं और वहाँ पे मेरे कमेंट्स में व्यूअर्स बता रहे थे कि मुझे बहुत गाली देते। नहीं, मैंने भी सुना है। तो जो भी है, खैर हम इनसे आज इसीलिए मैं चंद्रयान पे बात नहीं करूँगा, दोबारा गाली देने से अच्छा ये है कि मैं बात करूँगा ब्रिक्स पे। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी, लेकिन काफी टाइम से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा फोरम है जहां पे वर्ल्ड की 30% से ज्यादा, करीबन तकरीबन 46%, अभी ये जो नए कंट्रीज आएंगे इसके बाद 46% वर्ल्ड की जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों के आस इसमें होनी चाहिए। पॉपुलेशन भी इसकी 38% के आसपास है, जीडीपी भी इसकी 46 के आसपास है, 46 या एग्जैक्ट फिगर मैं बोल रहा हूँ, 46% के आसपास। ये इसमें पाकिस्तान का घुसना जरूरी इसलिए भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय थोड़ा डोलड्रम्स में है और यहाँ पे आप बायलैटरल्स कर सकते हैं उन कंट्रीज के साथ जो कि अच्छी इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज है। सऊदी अरेबिया अब इसमें आ रहा है, ईरान इसमें आ रहा है और दूसरे कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने शायद अब तक एप्लीकेशन ही नहीं दी, ऐसा कहना है फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान का। इसी बात करने के लिए आरजू जी साथ है। आरजू जी, पाकिस्तान ने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, कई बार बात हुई है, कई बार खबरें सामने आई हैं, चाइना से भी बात की, क्या उसको पता था कि इंडिया ब्लॉक करेगा? सबसे पहले थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने इनवाइट किया और हरगिज़ हमने आपको इससे पहले जो शो हुआ है उसमें हरगिज़ आपको कोई गालियाँ नहीं दी। इनफैक्ट आपको बहुत मिस किया और लोगों ने भी बड़ा मिस किया और जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने भी, क्योंकि ज़ाहिर है सब दोस्त साथ में थे और सब सारे दोस्त मिलके चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसमें हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है वही नहीं था, तो इस वजह से हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन अब क्वेश्चन पे हिचकियां आपके आ रही आती थी हूँ। मुझे, हिचकियां आ रही थी मुझे, हिचकियां आ रही थी, बहुत आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात सारी ये है कि देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी, तो शायद पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि ये वक़्त सही नहीं है एप्लीकेशन देने के लिए। अभी इस वक़्त हमारे यहाँ ना तो कोई कहना चाहिए कि प्रॉपर गवर्नमेंट है। एक केयरटेकर गवर्नमेंट इस वक़्त है और वो कोई इस तरह का डिसीज़न नहीं ले सकती, वैसे तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ इलेक्शन कराने के लिए आती हैं। लेकिन हाँ स्टेटमेंट्स वगैरह उनकी तरफ से जा रहे हैं, उसकी शायद उन्हें परमिशन है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, मार्च में बताए जा रहे हैं, फरवरी या मार्च में इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी फिर आगे कहाँ पे एप्लीकेशन देनी है, ब्रिक्स में जाना है या कोई और इस किस्म का ग्रुप बन रहा है या कोई काम हो रहा है जिसमें जाना है, तो ये फैसला जब प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी वो ही करेगी और वो ही जाएगी। इस वक्त तो पाकिस्तान में जो हालात हैं, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट को लेके या स्टैब्लिशमेंट का जो इस वक्त एटीट्यूड चल रहा है। इमरान खान अंदर हैं और नवाज शरीफ अभी आए नहीं हैं और एक तमाशा जो यहाँ लगा हुआ है, आपने देखा ईमान मजारी को अरेस्ट किया गया, कभी छोड़ा गया, फिर दोबारा अरेस्ट किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल है वो इस किस्म के काम, एक्स्ट्रा काम अपने सर डालना नहीं चाहती। तो ये मेरा ख्याल इन्होंने ठीक ही किया है कि अभी इन्होंने इंतजार किया है और इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। चाइना का सुना था कि जी चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को इसमें एंट्री दिलवा दे और भारत आने नहीं दे रहा। इस किस्म की न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में चल रही थी और सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा था कि भारत नहीं आने दे रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो पाकिस्तान को रोकेगा या आने नहीं देगा, इसलिए कि भारत अपनी जगह कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से आप लोगों के चंद्रयान 3 या इकोनॉमी चल रही है, तो आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान को रोकें या पाकिस्तान से घबराएं। मेरा मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है भारत की तरफ से। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान खुद इस वक्त जो है जिस तरह के हालात में चल रहा है,
और केयर टेकर गवर्नमेंट को लेके और पब्लिक रोड के ऊपर निकल कर इलेक्ट्रिसिटी बिल जला रही है, ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई नया डिसीजन या कोई इस तरह का स्टंट जिसे बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट करने के मूड में है। सिर्फ ये बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट बन जाए, प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाए, तो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर ट्राई करे कि इसमें जाने की या इसमें जो है अपना नाम लिखवाने की, तब हो सकता है, अभी नहीं। अभी नहीं, राइट। और ये केयरटेकर गवर्नमेंट वैसे लेजिस्लेशंस बनाने की पावर्स शायद इस केयरटेकर गवर्नमेंट के पास हैं। अगर बात करें चंद्रयान की, तो चंद्रयान काफी एक्चुअली ऐसा टॉपिक हो गया जिसको सबने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं वो पॉइंट नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हरीम शाह एक मैडम है, मोहतरमा, मैं उनका कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर पे फॉलो जरूर करता हूँ उनको। वो मैडम ने बोला कि चंद्रयान से ज्यादा अच्छा होता इंडिया अपने कंट्री में टॉयलेट्स बनाता, ये करता वो करता। और साथ में कुछ और यूट्यूबर्स को परेशान भी किया गया। एक में किसी का मैं यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, वो फील्ड में थी, वो वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी और उनके साथ कुछ बदसलूकी की गई चंद्रयान पे कि वो ये बोला गया कि आप कंट्री के लिए लॉयल रहिए और क्या बोलते हैं, आप दुश्मन देश की तारीफ कैसे कर सकती हैं। ये क्या कंट्री में माहौल ऐसा है कि चंद्रयान चला गया है तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, कुछ ऐसा लोग सोच रहे हैं कंट्री में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। और लोग काफी पॉजिटिवली इस चीज को ले रहे हैं। काफी लोग जिनको मैंने देखा वो तारीफ ही कर रहे थे, बल्कि हमारे एक प्रोमिनेंट किस्म के सेनेटर जो हैं, मुश्ताक खान साहब, वो जो हैं, उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा है कि उन्होंने बल्कि अपने एक स्पीच में उन्होंने कहा सेनेट के अंदर ही, के असेंबली के अंदर, के उन्होंने कहा कि जी बताइए, जो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं इस किस्म के मिशन या इस किस्म के प्रोजेक्ट के, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को में काम करते हों, वो बताएं कि पाकिस्तान में इस चीज के लिए क्या काम हो रहा है, यहाँ पर कौन लोग हैं जो इसको हेड कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो इस किस्म के प्लान्स बना रहे हैं या आगे बनाएंगे। और इवन इस चीज को जो आपके यहाँ जैसे जो साइंटिस्ट हैं, और सारा जो एक बताया जाता है कि किस तरह से ये सारा प्लान हुआ और चला, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पूरी कौम को, यानी पूरे पाकिस्तान को बताया जाए कि पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर क्या काम हो रहा है, पाकिस्तान में इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन हेड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो अब लोग इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। अगर आप वो बात कर रहे हैं कि जी लोग रोड पे क्या कह रहे हैं जो यूट्यूबर्स करते हैं, तो मैं उनसे इतना कोई खास एग्री नहीं हूँ, और मुझे उस बारे में पता भी नहीं है। और बाकी हरीम शाह को तो मैं वैसे भी फॉलो नहीं करती। आप फॉलो नहीं करते, लेकिन जाके देखते जरूर हैं उसकी ट्वीट्स। तो सर, इससे बेटर है फॉलो भी कर लीजिए, और जा जाके बार बार सर्च में नाम डाल के निकालने से बेटर है कि फॉलो कर ले, तो ट्वीट्स खुद ही सामने आ जाएंगी। और मैं नहीं समझती कि वो इतनी नहीं, इंपॉर्टेंट है कि मैं उनकी इस बात के ऊपर, जिसको चंद्रयान या मून मिशन की स्पेलिंग भी ना आती हो, उसके ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कमेंट करूं। खैर, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए कि स्पेलिंग नहीं आती या कुछ, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझती कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी उनकी बात के ऊपर मैं कोई कमेंट करूं। हाँ, ये जरूर है कि फवाद चौधरी साहब ने जो है, जो हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने 2 दिन पहले से मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी, और इस वजह से भी काफी लोगों ने उनको देखा कि लास्ट टाइम जब ये चंद्रयान का मिशन जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो फवाद चौधरी ही थे जिन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें की थी। तो इस लिहाज से इस बार फवाद चौधरी की मुबारकबादें जो थी वो 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी, बल्कि उन्होंने ये तक कहा था कि पाकिस्तान के जितने टीवी चैनल्स हैं उनको लाइव कवरेज दिखानी चाहिए। और मेरे ख्याल एक काफी पॉजिटिव साइन है फवाद चौधरी साहब की तरफ से। और इससे लग ये रहा है कि फवाद चौधरी आजकल इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो अंडर नहीं है, और अपनी मर्जी से बात कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि उनकी बात को जरूर जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि वैसे काफी फवाद फेमस है चौधरी, सर। फवाद चौधरी काफी फेमस है इंडिया में, मैंने सुना है। दोनों शरीफ से तो ज्यादा फेमस हैं। और मतलब दोनों शरीफ भी जो है वो उतने शरीफ नहीं है जितना शरीफ नाम उनका है, बट स्टिल फिर भी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। ये हरीम शाह मैडम जो है, हरीम शाह जो है, मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ। मैं उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, मैं उनका फैन नहीं हूँ। अच्छा, दोनों शरीफ की अगर बात करें तो दोनों शरीफ जो हैं, प्रोफेशनलिज्म इनकी गजब है। मैं एक बात मानता हूँ, दे आर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस एज वेल एज प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स। तो दोनों की तरफ से हमें जो अटेम्प्ट्स दिखे हैं,
कि इंडिया से बेटर रिलेशंस करना है, और पहले भी नवाज शरीफ की तरफ से भी आज तक सारे जर्नलिस्ट इस चीज की तारीफ करते हैं कि नवाज शरीफ के टाइम पे एक सीरियस अटेम्प्ट था इंडिया से रिलेशंस बेटर करने का। केयरटेकर गवर्नमेंट है, क्या केयरटेकर गवर्नमेंट एक लंबा रहने वाली है, या इसके बाद शरीफ आएंगे और हम बेटर रिलेशंस इंडिया से इंडिया पाकिस्तान के एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, इलेक्शंस का बताया जा रहा है कि ये फरवरी या मार्च में हो जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगी। अभी तक तो यही है। अभी तक सब यही कह रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शंस नहीं होंगे। बहुत से लोग चाहते हैं 90 डेज में इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन 90 डेज में इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस के लिए फरवरी या मार्च का टाइम बताया जा रहा है। और उसके बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे। उनके लिए आज बल्कि ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान वो लंदन से पाकिस्तान वो 15 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं, ये भी बताया गया है। आज ये न्यूज भी हमारे यहाँ चल रही है। इससे पहले बार बार जो है कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लेकिन कोई डेट वगैरह नहीं बताई जाती थी। इस बार उन्होंने 15 अक्टूबर का टाइम दे दिया। और ये टाइम वही है जब उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं वो जा चुके होंगे। और जैसा कि हमेशा से सब कह रहे थे कि शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार वो निकल जाए तभी नवाज शरीफ आएंगे। तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के लिए आज ये खबर चली, उनकी उनकी पार्टी की तरफ से कंफर्म किया गया है। अब हो सकता है आगे फिर कोई डेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि वो 15 अक्टूबर को आ जाएंगे। और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियों में हिस्सा लेंगे। बाकी पार्टी उनकी कर रही है इलेक्शन की तैयारियां। और उम्मीद यही की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर ही रहेंगे। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट होंगे और नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर शायद ज्वाइन करेंगे। और बिल्कुल अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी हमेशा से इंटरेस्टेड रही है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों। और इससे पहले भी आपने देखा था कि मोदी जी के साथ भी उनकी अच्छी एलओआई थी और वो आए भी थे। ये सारा कुछ सभी लोग जानते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बेहतर होगा, शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे, होपफुली। एंड व्हाट हैपेंस टू फवाद चौधरी? वो दोबारा भागते दिखेंगे क्या हम? फवाद चौधरी फिलहाल किसी भी पार्टी में एक तरह से नहीं है। और लेकिन ये कि इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले अगर किसी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है हम फिर उन्हें कोई ना कोई मंत्री बने हुए देखें। लेकिन अगर वो फिर मिनिस्टर बन गए तो फिर वो दोबारा हो सकता है इतनी पॉजिटिव बातें करते हुए दिखाई ना दें। इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी मिनिस्टर्स आते हैं वो बेचारे अपनी मर्जी से तो कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन ये कि फिलहाल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनको अभी किसी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है और आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनको गुजारनी चाहिए, वरना उससे पहले तो आप देख चुके हैं वो पीपल्स पार्टी में भी थे, फिर वो इमरान खान के साथ भी थे, वो मुशर्रफ के साथ भी थे, उनकी हर किसी के साथ पिक्चर्स हैं। तो यानी हर किसी की उसमें वो मिनिस्टर रहे, चाहे शेख रशीद साहब हो या फवाद चौधरी साहब, हमेशा पावर में रहे। तो अब इसको थोड़ा दोनों का टाइम इस वक्त लग रहा है दोनों थोड़ा सा साइडलाइन हुआ है। इसको बोला जाता है कि गवर्नमेंट किसी की मिनिस्टर हम, तो वो वाली सिचुएशन कि मतलब मैं मिनिस्टर रहूंगा, प्राइम मिनिस्टर कम एंड चेंज, आई एम द मिनिस्टर, आई विल बी देयर। अच्छा, फवाद चौधरी साहब मतलब हैं तो बड़े फेमस इंडिया में, नो डाउट अबाउट इट। और एक और फेमस है मिनिस्टर, दूसरे सबसे फेमस मिनिस्टर, वो है शेख साहब। वो शेख साहब कहाँ है आजकल? शेख साहब इधर ही है। और अभी तक शेख साहब यही ऐलान करते जा रहे हैं, यही अनाउंसमेंट है उनकी तरफ से कि जी वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और उनके साथ ही रहेंगे। उनके लिए भी यही सुना जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, वरना हमेशा गेट नंबर 4 पे रहा करते थे। मगर अब लग रहा है गेट नंबर 4 बंद हो गया उनके लिए, फिलहाल उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जा रही। तो शेख साहब जरा साइड पर नहीं है। और सब इस वक्त यही इंतजार कर रहे हैं, जो कि उमर अता बंदयाल साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को जो है वो बाहर निकाला जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी इनका फैसला जल्दबाजी में किया गया, जबकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा जो है वो रखी गई थी, हियरिंग रखी गई थी। इमरान खान साहब को बार बार अदालत बुलाती थी, हमने भी देखा बार बार अदालत में बुलाया जाता था, कभी खान साहब छुप जाते थे, कभी उनके लोग हंगामा कर देते थे। तो अब चीफ जस्टिस का कहना है कि जी जल्दबाजी में फैसला हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ दिन में इमरान खान साहब को हम देखेंगे वो बाहर निकल आए। लेकिन नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो हैं उनकी कोशिश है कि खान साहब थोड़े दिन और जरा जेल के मजे ले लें। लेकिन शेख वो साहब ने अभी भी यही कहा है कि वो खान साहब के साथ ही हैं। वो आजादी से पहले फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हुआ, चले जाते थे, बाहर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, फिर आ जाते थे। कुछ कुछ खान साहब की वही सिचुएशन, आज से पहले अंग्रेज सरकार थी तो फ्रीडम फाइटर की तरह करते थे, अब थोड़ा सा और गेम हो गया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान अब किस राह पे आपको जाता दिख रहा है? क्या करंट
गवर्नमेंट जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसने कोई बड़े स्टेप्स लिए हैं? देखिए, बड़े स्टेप से आपकी क्या मुराद है, लेकिन बड़े स्टेप ये ले नहीं सकते, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये किसी किस्म का कोई बड़ा स्टेप या कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं है और ना ही इनको परमिशन है। ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ इलेक्शन करवाएं और फिर ये चले जाएं। अभी फिलहाल तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही दे रहे हैं और इसके अलावा इनके पास इतनी पावर नहीं है। वैसे पावर तो किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं होती, चाहे वो इलेक्शन के बाद ही आई हो, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। और ये है भी सभी जानते हैं कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे मिनिस्टर एक दो को छोड़कर जो है वो सबके सब एस्टेब्लिशमेंट के ही है। और जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं अनवरुल हक काकड़ साहब, वो तो सभी को मालूम है कि हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और आते ही वो स्टेटमेंट्स भी कुछ इसी तरह की दे रहे हैं। हर चीज में वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा फौज को क्रेडिट दे देते हैं। तो बाकी ये कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, इनके पास पावर नहीं है। और जैसा मैंने कहा, पावर तो किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं होती, लेकिन इनके पास तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनका काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना है। तो ये बस आए, अपना टाइम गुजारेंगे, अपनी गाड़ी पे फ्लैग लगाएंगे, स्टेटमेंट देंगे, इधर उधर फोटो सेशन कराएंगे, थोड़े भाषण वाषण देंगे, दो चार स्टेटमेंट इंडिया पे फेंक देंगे, कुछ और बोल देंगे और बस निकल जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो हरीम शाह कहाँ है आजकल? आपको पता होगा सर, मैं हरीम शाह को बिल्कुल ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करती, तो मुझे कुछ मालूम नहीं वो कहाँ है। ये तो आपको पता होगा कि कहाँ पर है, क्योंकि मैंने सुना है आपकी और उनकी बात होती रहती है। नहीं, मेरी बात नहीं होती है। आज मेरे से मेरे एक दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त हैं, मैंने और वो उन्होंने करियर इकट्ठे शुरू किया था। आजकल वो एक चैनल के चीफ हैं, प्रेम शंकर सिंह नाम है उनका। और उनका बेटा अभी डेंगू हो गया उसे, तो वो यहीं पे मेरे घर के पड़ोस में हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं गया मिलने, तो उनकी वाइफ बोल रही थी कि ये आरजू जी बार बार ये क्यों बोलती रहती है कि मुझे पता है आप इनसे बात करते हो, मुझे पता है आप इनसे बात करते हो, मुझे पता है आप इनसे बात करते हो। हाँ, ये क्लैरिटी भी आ जाए कि मैं किस किस से बात करता हूँ, आपको कैसे पता चलता है? बस अब आपके चेहरे की चमक मुझे बता रही है कि आपकी शायद हरीम आहा, शाह से बात होती रहती है। आहा। बिल्कुल, वो इतना नूर आपके चेहरे पर है, जिससे मुझे लगता है कि आप शायद हरीम शाह से बात करते रहते हो। और बार बार आप पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो मैंने कहा हो सकता है कि कुछ इस किस्म की बात हुई हो आपकी, तभी तो। अच्छा, वो हंसी मजाक से बाहर निकले तो एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में। क्या अब हमारे कंट्री में अब G20 होने वाला है, और G20 की तैयारियां बिल्कुल जोरों पे। कल मैं उसी एरिया में था, तो देखा कि कितनी तैयारी, हर होटल जहाँ पे ये वीआईपी डिग्नेटरीज रुकने वाले हैं, हर होटल के बाद भारी पुलिस प्रेजेंस थी। मतलब वो लोग पूरे होटल की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पूरे होटल की स्क्रूटनी कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। दिल्ली को चमका दिया गया, एकदम चमकाते हुए, फव्वारे सारे जो है उन पे लाइटिंग और सर हर चीज। एंड देन जो जिस चौराहे पे मैं कुछ टाइम पहले गया था, आज देखा उस चौराहे पे शेर खड़े हुए हैं। शेर के मतलब वो रॉक का बना हुआ शेर खड़ा हुआ है। मतलब बिल्कुल चमकाया हुआ दिल्ली को। और बहुत सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं, G20 यहाँ होगा, सारे डिग्नेटरीज यहाँ आएंगे। मेगा इवेंट, गाला इवेंट, चाइनीज प्रीमियर एज वेल एज अमेरिकन प्रेसिडेंट, सारे के सारे यहाँ होंगे। क्या पाकिस्तान में इसकी फीलिंग है? क्या क्या पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी चीज है, या चंद्रयान की तरह ले रहे हैं, या अदर वे? नहीं, देखें, पाकिस्तान में तो इसी तरह से हो रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हैं नेक्स्ट ईयर और भारत में भी हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटीज भारत में होती रहेंगी, चाहे वो G20 हो या कोई भी और इवेंट हो। और ज्यादा से ज्यादा या चंद्रयान इवन, तो यहाँ पर तो इस चीज को ऐसे ही लिया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले जितना भी काम करके जो है वो पीएम मोदी की सरकार दिखा सकती है वो दिखा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जाहिर है, हम G20 का हिस्सा नहीं है, एससीओ का हम हिस्सा थे या है, तो उसके बारे में बात होती थी ज्यादा। और पाकिस्तान को, या फिर G20 उस वक्त बात हो रही थी बहुत ज्यादा जब कश्मीर में रखा था आप लोगों ने, तब राइट, बहुत ओके। बात हो रही थी और एतराज किया जा रहा था। ओके, क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है कि पाकिस्तान में लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। मतलब इंडिया पे G20 के जब प्रोग्राम हो रहे थे यहाँ पे, तो वहाँ बातचीत होती थी। लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो जाकर के रिएक्शन लेते थे, तो पता लगता था कि लोग पसंद नहीं करते। मैं उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, इस्माइल बता रही है लेकिन कि आपको सर पता लगे। लेकिन सर वो आप जानते हैं कि उस वक्त कश्मीर में हो रहा था, इसलिए
अब अगर आप दिल्ली में करें, आगरा में करें या आप हमें प्रयागराज में करें तो उससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। सानों की पाकिस्तान उस वक्त ज्यादा सानू की सर, हमें 10 काम और पड़े हुए, लेकिन ये है कि उस वक्त क्योंकि कश्मीर था और कश्मीर कश्मीर हम करते रहते हैं, तो इस वजह से हम उस वक्त ज्यादा बातचीत भी की जा रही थी और बार बार एतराज भी किया जा रहा था। राइट। एक एक वीडियो मैंने देखा भी था, तो उस वीडियो में एक जनाब बोल रहे थे कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी थे, इंडिया चांद पे पहुंच गया, कोई नहीं, हम भी तो चांद पे पहले से रह रहे हैं, चांद पे लाइट है नहीं है, चांद पे बिजली है नहीं है, चांद पे आटा है नहीं है, चांद पे तेल है नहीं है, तो हम वहीं तो रह रहे हैं। तो वो भी मैंने देखा था। क्या हंसी मजाक का गेम अलग है और पाकिस्तान की बात अलग है। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, वो अपने कंट्री के बारे में कुछ भी बोले, मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे मुझे वहां की गेम अलग पता है। ये चीज के फाइनल क्वेश्चन आपके साथ कि इंडियन बॉर्डर या इंडिया से जो रिलेशन हैं अभी बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, कोई पंगा नहीं है। हाँ, चाइना से बॉर्डर पे या चाइना के बॉर्डर की जो एलओसी है उस पर आज जरूर प्राइम मिनिस्टर बोले हैं कि इसे तमीज में डालो, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ग्रीस भी गए। क्या जिस तरीके की डिप्लोमेसी इस समय देख रही है कि चाइना को एक जगह टाइट किया जा रहा है, एक जगह ग्रीस जाकर के टर्की को टाइट किया जा रहा है, इंडिया की डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इतना स्ट्रांग दिख रहा है, क्या पाकिस्तान इसको सीरियसली लेता है? देखिए, बिल्कुल लेता है, और पाकिस्तान इस वक्त, मुझे जो लगता है, पाकिस्तान इस वक्त जरा भी मूड में नहीं है कि भारत के साथ किसी किस्म का क्लैश हो। इसलिए कि अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वहां से काफी प्रॉब्लम पहले ही फेस कर रहे हैं, और आज भी आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा है कि हम जी टेररिज्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इसको खत्म करके दम लेंगे, और इस किस्म की बातें की जा रही है। तो आगे तो उनका इशारा इंडिया की तरफ नहीं है, उनका इशारा अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ है, और उधर से काफी टेंशन ऑलरेडी पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो अब दो फ्रंट पे तो नहीं लड़ा जा सकता ना, कि इस बॉर्डर पे भी लड़ाइयां करें और उस बॉर्डर पे भी लड़ाइयां करें। तो इसलिए फिलहाल पाकिस्तान का सारा ध्यान जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे है कि वहां पे जो कुछ हो रहा है उसको रोका जाए, और उसको थोड़ा जो है पीसफुली जो है उसको हैंडल किया जाए, उसको थोड़ा सुकून आए वहां पे उस बॉर्डर पे। बाकी हिंदुस्तान के साथ मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, स्टेटमेंट्स दे रहे, स्टेटमेंट देने की हद तक जो है वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट चलेंगे हमारे यहाँ से। जैसे अभी हमारे जो नए ये आए हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने आते ही बोला कि जी कश्मीर जो है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, जहाँ पे 8 मिलियन लोग जो है वो कैद हुए हुए हैं, और इस किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ यही बातें सुनने को मिलेगी। बाकी अगर आप ये सोचेंगे नहीं उधर जो बॉर्डर है या वाघा बॉर्डर हो गया या एलओसी हो गया, वहां पे किसी किस्म का कोई हंगामा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस जो है इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, टीटीपी की तरफ है, और इधर थोड़ी शांति रहेगी। और हो सकता है जैसे मैंने कहा नवाज शरीफ साहब अगर आ गए तो फिर डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि भारत के साथ फिर बातचीत की जाए। राइट, राइट। और हम भी उम्मीद करते हैं दोनों कंट्रीज के इलेक्शंस हो जाए, आपका भी इलेक्शन उसके आसपास ही होना चाहिए जो पता लग रहा है। वैसे तो नवंबर में होना था, लेकिन अप्रैल के आसपास पता लगता है। हमारा भी अप्रैल से, हमारा एक लंबी थोड़ी एक्सरसाइज होती है, हम लोग कुछ ज्यादा वोट इकट्ठे करते हैं, तो अप्रैल से शुरू होकर के वो 2 महीने खींच सकता है। वैसे तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, हमारा इलेक्शन कमीशन इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक फेज खींच देता है। लेकिन 7 फेजेस में पिछली बार हुआ था, इस बार हो सकता है 8 फेज में हो। सिक्योरिटी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रूप मूवमेंट होता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज होती है, टाइम लगता है, 2 महीने हो सकते हैं, लेकिन वी आर अराउंड द कॉर्नर बोथ द कंट्रीज। और उसके बाद शायद थोड़े बेहतर रिलेशन हो, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आरजू जी आपके साथ। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। और ये जो है जरा पता लग जरूर लगाइएगा कि खनीचा है। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल जी, थैंक यू।